नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदे क्या, आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भारी है। बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको बहुत ही अच्छे सुनना पड़ेगा। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझ देखो, सपोज 2 मिनट के लिए हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई ह्यूमन है जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काबिलियत है। अब उसके पास उसके खुद के जीन हैं, खुद के सेल्स हैं, खुद के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो अपना एक हाथ काट के कहीं फेंक दे और उस हाथ से नया पर्टिकुलर वहीं बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए, तो इसका फ़ायदा क्या, सोचो मेरी बात। ठीक है, क्या हो, देखो मेरी बात, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो लोग के जीन मिलते हैं आपस में, दो लोग का डीएनए मिलता है, दो लोग के क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। मैंने बताया था ना कि 23-23 आधे आधे होते हैं, स्पर्म में आधे नंबर होता है, एक्स में आधे नंबर होते हैं। तो क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि उससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह एनवायरनमेंट बदल रहा है, आसपास का हर चीज़ आपस में अगर बदल रही है तो ये वेरिएशन हमारी हेल्प करता है हमको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से या जो चेंजेस आ रहे हैं उससे डील करने के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। कभी सोचा है कि हम लोग जो आज इतने डेवलप्ड हैं, ठीक है, तो क्या शुरुआत से हम लोग ऐसे डेवलप्ड होंगे? आपको पता है बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुरुआत में अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद उससे डेवलपमेंट और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का जो चेंज चलती आ रही है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन कैसे पॉसिबल हुआ, एवोल्यूशन कैसे पॉसिबल हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। ठीक है, whenever sexual reproduction takes place, it is the fusion of two different gametes, male and female sex cells. ठीक है, both consist of different type of genes, and when these genes combine they produce a new type of character, and that new, the word new, ठीक है ना, जो ये नया शब्द है ना, इसका मतलब है कि जब दो तरह के जीन्स मिले, तो जैसे कि आप जो हो, ठीक है ना, दुनिया भर में इतने ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, इतने लड़के इतने लड़कियां, लेकिन मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि शक्लें मिल जाएं, ऐसा कुछ हो। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? ये होता है जेनेटिक वेरिएशन की हेल्प से। ठीक है, जब दो डिफरेंट तरह की जीन्स मिलती हैं तो वो बिल्कुल नया कैरेक्टर सामने लेके आती हैं। ठीक है, और ये नया करेक्टर हम लोग के लिए एडवांटेजियस होता है, फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडवांटेज, कि ये जीन्स में वेरिएशन लेके आता है, कई नए करेक्टर्स लेके आता है, जो आगे बहुत लॉन्ग टर्म में जाके क्या कर सकते हैं, एवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आज हम जो भी हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ सैकड़ों साल बाद हम थोड़े से अलग दिखने लगे। ठीक है, ऐसा ही एक क्या कहते हैं, एक रिसर्च हुआ है कि आगे जाके हमारा सर जो है वो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, वी ह्यूमंस अगर हम बात करें अपनी। ठीक है, क्लियर हुई बात मेरी? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इन केस। ठीक है ना, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इज दैट जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज टू डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स कंबाइन टू गिव ए रिलेटिवली न्यू कैरेक्टर विच इन लॉन्ग टर्म कैन गिव एवोल्यूशन बेनिफिट। ठीक है, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इतना फायदेमंद क्यों नहीं होता है भाई? एक ही पर्टिकुलर प्लांट है जिससे कोई नया प्लांट बनना है, मान लो। ठीक है, अब उस प्लांट में उसी के कैरेक्टर्स हैं, कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं हो रहा है, तो उसकी बॉडी से जो नया, जैसे कि हाइड्रा की बॉडी से बड निकला, बड नीचे गिरा और नया हाइड्रा बना, वो भी तो बिल्कुल कॉपी होगा पिछले हाइड्रा की। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ, कोई नया जीन एंटर नहीं हुआ, उसी की बॉडी के जीन थे जो आगे जाके। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका सबसे खतरा क्या है? मान लो कि एक गन्ने का खेत है, ठीक है ना, उसमें हर सारे प्रोडक्ट एक तरीके के हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, तो कोई डिजीज़ होगी ना, तो पूरे के पूरे गन्ने के खेत खत्म हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं आई? ठीक है, यानी कि एक बीमारी अगर लग गई तो क्योंकि सब में एक ही तरह की जीन है तो किसी जीन के पास एक काबिलियत नहीं होगी कि वो उससे लड़ सके। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि अब सिंपल सी बात है, हम कोविड की बात कर लें, कोविड-19 की। ठीक है, पूरे दुनिया में चढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन डेथ रेट क्या है सबका? तो डेथ रेट बहुत कम है। ठीक है, लाखों में कहीं 1000 की मौत हो रही है या उससे भी कम लोग की मौत हो रही है, 200-300 की मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि जो वीक है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके साथ तो चलो क्या कह सकते हैं, होता है, एज के साथ में भी फैक्टर है यहाँ पे। बट वह हमारी बॉडी में तरह तरह के वेरिएशंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो कई लोग इससे इम्यून होते हैं। ठीक है, कल को कोई ऐसी डिजीज़ फिर से आए, ठीक है ना, तो लोग, हमारे अंदर क्या है, सर्वाइवल एडवांटेज है इस चीज़ का कि हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, तरह तरह के वेरिएशंस होता है। तुम लोग खुद को देख लो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी हाई स्कूल में हैं। ठीक है, ये नहीं कि तुम लोग हाई स्कूल में हो लेकिन अपने मम्मी से तुम लोग की हाइट ज़्यादा होगी,
देख के बताना मेरे को, ठीक है। मॉम से तुम्हारी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब लड़कों के जो लड़के होंगे वो फादर से उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, वो भी बहुत ही कम एज में। क्यों होता है ये वेरिएशन की वजह से होता है। वेरिएशन, अब ये वेरिएशन हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेनिफिशियल ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि लड़के जो होते हैं उनकी हाइट कतई नहीं बढ़ती, वो पापा से भी नीचे छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये सब वेरिएशन के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे पढ़ाना था मेरे को सिंपल कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग तरह के जीन्स मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं, जिससे कई अलग नए तरह के कैरेक्टर आते हैं, और नए तरह के कैरेक्टर हमारी हेल्प करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका सिंपल। देन नेक्स्ट आपका था वो है वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या, जैसे कि क्रोमोसोम की बात की, हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। ह्यूमंस की बात कर लो 46 होता है। अब ये जो मैंने आपको 3 पेयर बना के दिखाए हैं, वैसे 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर यानी 23 इंटू 2 46 होता है। यहाँ 3 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ना, देखो ध्यान देना, ये क्रोमोसोम एक्चुअली में कंडेंस्ड डीएनए होते हैं। मतलब कि जो आपकी बॉडी का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, वो सिकुड़ के क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। वो सिकुड़ के जब बिल्कुल कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अब ये जो सिकुड़ा हुआ क्रोमोसोम है, जब इसको ओपन करोगे, मैंने ओपन मतलब कि तुम खींचोगे, इसको ओपन करोगे, मतलब ऐसा नहीं खींच सकता रस्सी की तरह। मैं आपको एक चीज़ आपको माइंड से सोचना होगा, ठीक है ना, आपको ब्रेन लगाना होगा कि हाँ हम उसको कुछ जेनेटिक टूल्स की मदद से इसको, फिर फोकस चला गया इसका, हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उन जेनेटिक टूल्स है जो बहुत ही मतलब कि वो साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, उनको ओपन करोगे तो क्या होगा आपको, तो आपको डीएनए दिखेगा। क्रोमोसोम को ओपन करोगे तो एक्चुअली में आपको डीएनए दिखाई देगा। ये डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन। और इस जीन में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बाल कैसे हैं, आंखें कैसे होंगी, स्किन कलर कैसा होगा, पूरा ए टू जेड सब क्या होता है, कोडिंग किस में होती है, जीन्स में होती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि आपको ये इसमें पढ़ना था हेरिडिटी एवोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। क्रोमोसोम कुछ और नहीं होते, कंडेंस्ड डीएनए होता है। डीएनए जब पूरा आपका सिकुड़ के बनाता है तो क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं सब में, मतलब कि हमारे ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी की सेल्स में 46 होते हैं, जबकि हमारे गैमेट्स में, जैसे मैं मेल हूँ तो मेरे पास जो स्पर्म्स है उसमें 23 नंबर क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, तो हेडिंग क्या है आपकी, वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल। इट डज नॉट गेट डबल बिकॉज सोमेटिक सेल ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 46 number of chromosome, but the sex cells which are involved in reproduction only consist of 23 number of chromosome. So when a sperm fuses with the egg cell, both consist of 23 and 23 number of chromosome. When they fuse, the number will be 46. So the number of the chromosome in the human body will retain, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि सिंपल सा आपका जवाब क्या है कि जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधा होता है। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस, मतलब कि किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वही सब है, ठीक है ना। मेल पेरेंट क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, स्पर्म रिलीज करता है, ये न्यूक्लियस स्पर्म का, स्पर्म जब आता है यहाँ पे तो आके बहुत ढेर सारे एक्चुअली में स्पर्म्स आते हैं एक सेल के पास में, ठीक है। बहुत ढेर सारे स्पर्म्स आते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला जाता है, बाकी स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं अपने आप कुछ खास एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। एक स्पर्म आया, एक स्पर्म ने क्या किया, फ्यूजन किया, और स्पर्मी लाइसेंस की मदद से क्या हुआ, ये एक्सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो गल जाती है, न्यूक्लियस अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये एक्सेल के न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, फ्यूज़ कर जाता है, और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। आगे जाकर क्या होगा, जाइगोट डिवीज़न शुरू होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा। ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका था, ये जो भी है, ठीक है। ये आपकी हेडिंग के अंदर और कुछ नहीं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं प्यूबर्टी की, ठीक है। प्यूबर्टी आप लोग ऐसे पढ़ चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इस कदर पढ़ा होगा कि आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट तो आता ही है। तो जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है सिंपल सा प्यूबर्टी। जैसे कि मेल की बात करें, मेल में प्यूबर्टी क्या होता है, 12 to 14 ईयर्स में आती है, फीमेल में 10 से 12 साल में आती है। प्यूबर्टी का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है ना, देखो कई बार क्या होता है कि शौकीन लोग जो होते हैं वो पता नहीं कि अपने जो लड़का होगा उनका छोटा सा, उसको स्कर्ट पहना देंगे, साड़ी पहना देंगे, फ्रॉक पहना देंगे, बोलेंगे अरे वाह मेरी लड़की मेरी लड़की। तो वो ऐसे बस खेल खेल में होता है, लेकिन एक्चुअली में जब एज छोटी होती है तो क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि जब अगर कि सामने वाला बंदा है तो आपको नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, दोनों सेम ही ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं,
उनमें प्यूबर्टी चेंजेस आना शुरू होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर एज में मेल में 12-14 साल में, फीमेल में 10 से 12 साल में कुछ खास हार्मोन्स रिलीज करता है टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के अंदर कंसिडरेबल बॉडी चेंजेस लेके आता है, जैसे दाढ़ी का निकलना, कंधों का चौड़ा होना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, ठीक है, ये सब जो चेंजेस होते हैं ये सब किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं, ड्यू टू टेस्टोस्टेरॉन रिलीज्ड बाय टेस्टिस, ठीक है। अब इसी स्टेज में टेस्टोस्टेरॉन के अलावा स्पर्म भी बनना शुरू होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। और उसी तरीके से फीमेल्स में, जो कि इसमें प्यूबर्टी जल्दी आती है 10 से 12 साल में, उसमें क्या दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये उनकी बॉडी में जो चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। सपोज कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रेस्ट जो होते हैं वो आपके दिखने शुरू होते हैं। देन इन केस ऑफ थाइस जो होते हैं वो मोटी हो जाती हैं, जो हिप्स होती हैं ब्रॉड हो जाते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है, फिर बाल लंबे होते हैं, स्किन सॉफ्ट होती है, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्यूबर्टी चेंजेस होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स हैं, तो जो फीमेल्स की बॉडी में ज़्यादातर चेंजेस लाते हैं ना, वो होते हैं ईस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, वो प्रेगनेंसी के समय बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। फीमेल की बॉडी को तैयार करना प्रेगनेंसी के समय, ये काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बात समझ में आ गई। प्यूबर्टी का मतलब है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाना, ठीक है ना, यानी कि उस वो एज जिस समय सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना बॉडी शुरू करती है, ठीक है ना। यू आर कह सकते हैं फिजिकली रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है प्यूबर्टी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जो डिफरेंट अलग अलग तरह का लिख रखा है, ये सब पढ़ लेना अपना, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। और इसी पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, ओवरीज, ये लिखा हुआ है, ओवरीज क्या एग्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेल्स में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं, वैसे ओवरीज एग स्टार्ट रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और फिर होती है मेंस्ट्रुएशन, मंथली पीरियड साइकिल, जिसको हम लोग पीरियड्स नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको आगे पढ़ना है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, किस लिए होता है। कुछ नहीं होता, देखो सिंपल से मैं आपको बता दूं कि फीमेल्स में हर 28 दिन पे एक बार एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है, ठीक है। एग किस लिए रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एग जो होता है वो बॉडी से बाहर ब्रेक करके बाहर निकलता है, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ ब्लड एंड कैपिलरीज, ठीक है ना। तो वो जो होता है उसे हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो 5 दिन का साइकिल होती है वो। और ये जो पूरी साइकिल होती है कि एग का पहले बनना, उसके बाद ब्रेक होना, फिर जाना, फिर नया बनना, ये पूरी साइकिल 28 दिन की होती है, ठीक है। लेकिन जो पीरियड्स होते हैं जिस समय ब्लीडिंग होती है वो 4 से 5 दिन का होता है, कुछ लोगों में 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। तो ये आपका हिसाब था।